हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों अपन पिछले कई दिनों से स्टेट पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आज इस स्टेट पॉलिटी का बेहद खास टॉपिक राजस्व मंडल को है जो अपन पढ़ेंगे। दोस्तों राजस्व मंडल को वैसे अक्सर कहीं पे भी एक अलग टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ाया गया, परंतु हमारा प्रयास है कि एक एक टॉपिक को एक एक बिंदु को है जो आपको विस्तार से पढ़ाया जाए, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो रेवेन्यू बोर्ड एक बेहद खास है जो टॉपिक है, तो इसको है जो अपन पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये अपन को समझ में आना चाहिए कि रेवेन्यू बोर्ड है क्या, राजस्व बोर्ड राजस्व मंडल होता क्या है। तो ये क्या होता है, राजस्व से संबंधित मामलों का सर्वोच्च, राजस्व से संबंधित मामलों का सर्वोच्च कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय या सर्वोच्च कोर्ट है जो कौन सा होता है, जो रेवेन्यू से संबंधित मामले होते हैं उनका सर्वोच्च कोर्ट कौन सा होता है, राजस्व मंडल होता है। जैसे शब्द है राजस्व, तो राजस्व का अर्थ क्या होता है, आय होता है, आय। और खास रूप में भी आय कौन सी, कर से प्राप्त आय। आय भी कौन सी, कर या टैक्स से प्राप्त आय को है जो अपन रेवेन्यू के संदर्भ में देखते हैं। तो क्या टैक्सों से संबंधित निर्णय लेने वाला बोर्ड है क्या, टैक्स से संबंधित विवाद वगैरह को सुनने वाला बोर्ड है क्या रेवेन्यू बोर्ड, नहीं। ये टैक्स से संबंधित मामलों को नहीं देखता। टैक्स यानी कि जैसे जीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, इनसे संबंधित मामलों को नहीं देखता। यहाँ पे राजस्व से मतलब सिर्फ किससे है, भू राजस्व से है। किससे है दोस्तों, भू राजस्व। किससे हैं दोस्तों, भू राजस्व से मतलब यहाँ पे किससे हैं, सिर्फ भू राजस्व से हैं। ये ध्यान में रखना आप, सिर्फ भू राजस्व हैं। इस शब्द मतलब यहाँ पे जो राजस्व शब्द है उसका मतलब सिर्फ भू राजस्व से लिया जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि सर भू राजस्व तो बहुत कम वसूला जाता है, कभी सुना नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे भूमि से कोई राजस्व लिया जाता हो। तो दोस्तों भू राजस्व के साथ साथ इसे कृषि भूमि से संबंधित कृषि भूमि से संबंधित विवादों को निपटाना, रेवेन्यू बोर्ड का जो मुख्य कार्य है, राजस्व मंडल का जो मुख्य कार्य है, भू राजस्व से संबंधित मामलों को देखना और साथ साथ में कृषि भूमि से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुनने का काम किसका है, राजस्व मंडल का। इसी काम को यह प्रमुखता से करता है। आज वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता है, जो इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इसी काम से है, ये ध्यान में रखना। यानी कृषि भूमि से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, कृषि की जो सीमांकन को लेकर, कृषि भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद होते हैं, उसके उत्तराधिकार को लेकर विवाद होते हैं, उसके नामांकन को लेकर विवाद होते हैं, उन सभी विवादों को, उन सभी मामलों को कहाँ सुना जाता है, रेवेन्यू कोर्ट में है जो सुना जाता है। आम भाषा में आपने सुना होगा तहसीलदार का कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, ये सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू बोर्ड के हैं जो कोर्ट होते हैं जो कृषि भूमि से संबंधित विवादों को सुनते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपन चर्चा करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई, किसकी, राजस्व मंडल की स्थापना। राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई, यदि आप पूछा जाए कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई, तो राजस्व मंडल की स्थापना 1 नवंबर को की गई थी। कब की गई थी, 1 नवंबर 1949 को है जो इसकी स्थापना की गई। 1949 को इसकी स्थापना की गई। सवाई मान सिंह द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया था और उस अध्यादेश के तहत है जो इसकी स्थापना की गई। तो ऐसे लिख सकते हैं, सवाई मान सिंह कौन थे, राज प्रमुख थे। राज प्रमुख के अध्यादेश के तहत, राज प्रमुख के अध्यादेश के तहत है जो इसकी स्थापना की गई। किसकी, आपके रेवेन्यू बोर्ड की हैं जो स्थापना की गई राज प्रमुख के अध्यादेश के तहत। तो आप सभी को पता है कि अध्यादेश स्थायी नहीं होता। अध्यादेश जैसे ही विधानसभा का सत्र प्रारंभ होता है उसे 42 दिन के अंदर अंदर यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर विधानसभा से अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है, अन्यथा वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है।
तो अध्यादेश आया है तो अधिनियम आना जरूरी है। तो अधिनियम कब आया इससे संबंधित? अधिनियम आया दोस्तों भू राजस्व अधिनियम। अध्यादेश है तो अधिनियम कौन सा है? भू राजस्व अधिनियम। भू राजस्व अधिनियम 1956 कब है दोस्तों? भू राजस्व अधिनियम 1956 है जो ये इसका अधिनियम है। अभी आपसे यदि ये पूछा जाए कि जो राजस्थान का वर्तमान रेवेन्यू बोर्ड है उसका संचालन कौन से अधिनियम के तहत होता है, तो भू राजस्व अधिनियम 1956। इसकी धारा 4 इंपोर्टेंट ध्यान में रखना। इसकी जो धारा 4 है, धारा 4 के तहत ही क्या किया गया है, इसकी स्थापना है जो की गई। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि अध्यादेश कब आया? 1949 में आया। अधिनियम कब आया? 1956 में आया। और आप ये भी जानते हो कि अध्यादेश की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 6 माह और 6 हफ्ते हो सकती है, क्योंकि 6 माह का तो अंतराल हो सकता है 2 विधानसभा के सत्रों के मध्य। और जैसे ही विधानसभा सत्र प्रारंभ होगा 42 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? 42 दिन के अंदर अंदर है जो अध्यादेश को विधानसभा से अनुमोदित करवाना है, इसके बाद वो निष्प्रभावी होता है। तो इतना कम समय का जो अध्यादेश होता है वह अध्यादेश 1956 तक कैसे है जो लागू रहा। तो अध्यादेश को और लंबे समय तक लागू रखने का एक तरीका होता है कि जैसे ही अध्यादेश निष्प्रभावी हुआ, जैसे ही अध्यादेश है जो निष्क्रिय हुआ, उसे फिर से उसी रूप में जारी कर दो। तो इस प्रकार से इसे बार बार जारी किया गया और आखिरकार 1956 में है जो इसका एक अध्यादेश की जगह अधिनियम ला ही दिया गया और इसको है जो इसके अकॉर्डिंग संचालित किया जाने लगा। अब अपन चर्चा करते हैं कि इसकी स्थापना देख ली। स्थापना उद्देश्य पे यदि चर्चा करना चाहो कि इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सिर्फ एक ही है, किसान या काश्तकार को शीघ्र न्याय दिलाना। किसान या काश्तकार को शीघ्र न्याय दिलाना मतलब कृषि भूमि से संबंधित मामलों को निपटाता है। तो कृषि भूमि से संबंधित मामले किससे संबंधित हो गए? किसानों से संबंधित हो गए। तो किसान को शीघ्र न्याय दिलाने का उद्देश्य किसका है? रेवेन्यू बोर्ड का है। अब आगे बढ़ते हैं अपन और चर्चा करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। किसका मुख्यालय दोस्तों? आपके रेवेन्यू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यदि आपसे मुख्यालय पूछा जाए तो आप कहोगे कि इसका मुख्यालय अजमेर में है। राजस्व मंडल अजमेर अपन है जो इसी रूप में देखते हैं। राजस्व मंडल कहाँ है? अजमेर में है। और इसके कुछ सर्किट बेंच भी है। सर्किट बेंच इसकी कहाँ पे है? तो एक जयपुर में है इसकी सर्किट बेंच। जयपुर के अलावा जोधपुर में है। जोधपुर के अलावा किस में है दोस्तों? जयपुर में है, जोधपुर में है। और जोधपुर के अलावा किस में है दोस्तों? उदयपुर में है और कोटा में इसकी सर्किट बेंच है। किसकी दोस्तों? राजस्व मंडल की। तो इसकी स्थापना पे चर्चा कर ली, इसके मुख्यालय पे चर्चा कर ली। अब चर्चा करते हैं इसकी संरचना पे, इसके स्ट्रक्चर पे हैं जो चर्चा करते हैं। तो अजमेर स्तर पे जो मुख्यालय है उस मुख्यालय में एक तो अध्यक्ष होता है, एक क्या होता है दोस्तों? रेवेन्यू बोर्ड में एक तो इस रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष होता है प्लस 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 20 हैं जो सदस्य होते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। एक अध्यक्ष होता है, 20 सदस्य हो गया, तो टोटल कितने सदस्य आयोग हो गया, कितने सदस्य बोर्ड हो गया? ये 21 सदस्य बोर्ड हो जाता है। तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? तो अध्यक्ष दोस्तों उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो क्या हो? IAS अधिकारी हो। IAS अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। क्या सिर्फ IAS होने वाले किसी भी व्यक्ति को रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? नहीं, उसे कम से कम 12 वर्षों से क्या हो? 12 वर्षों से राजस्थान में सेवा करने का क्या हो दोस्तों? अनुभव हो। 12 वर्षों से राजस्थान में सेवा करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उसे है जो क्या किया जा सकता है? रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब इस रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? यदि कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल निश्चित नहीं है। वैसे ये 2 वर्ष के लिए पद धारण करता है, परंतु दोस्तों ये है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है जो पद कौन धारण करता है? ये आपके भाई साहब रेवेन्यू बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब देखिए 20 सदस्य कौन कौन होते हैं? तो 20 सदस्यों में कुछ IAS अधिकारी होते हैं,
IAS अधिकारी होते हैं। और कौन होते हैं दोस्तों? RAS अधिकारी होते हैं, RAS अधिकारी होते हैं। RJS को भी इसमें शामिल किया जाता है और अधिवक्ताओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। अधिवक्ता यानी कि वकीलों को भी शामिल किया जाता है। ये 20 सदस्य हो सकते हैं। 20 सदस्यों में कुछ IAS होंगे, कुछ RAS होंगे, कुछ RJS होंगे, कुछ अधिवक्ता होंगे। अधिवक्ता में उसी को शामिल किया जाएगा जो कम से कम 10 वर्षों से क्या कर रहा हो? हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहा हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं कि इसकी हायरार्की कैसे होगी। तो सबसे ऊपर कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया। सबसे ऊपर कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया। अध्यक्ष के बाद कौन होगा? संभागीय आयुक्त होगा। संभागीय आयुक्त मतलब जो रेवेन्यू बोर्ड होते हैं उसमें जो प्रत्येक संभाग स्तर पे संभागीय आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है। मतलब वैसे जो संभागीय आयुक्त होता है उसे ही राजस्व से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। राजस्व कोर्ट, राजस्व मंडल की कुछ जिम्मेदारियां उसे दे दी जाती हैं। तो हायरार्की में सबसे पहले अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त के बाद जिलाधीश, जिलाधीश यानी कि जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो राजस्व से संबंधित काम करते हैं। अपन ने जिला कलेक्टर पढ़ा था ना, इसको राजस्व संबंधी मामलों का में भी क्या है, कुछ अधिकार प्राप्त है। राजस्व संबंधी मामले ये सुनता है, भू अभिलेख तैयार करवाता है। तो क्या हो गया? जिला कलेक्टर एक तरीके से, कलेक्टर शब्द कैसे आया? भू राजस्व कलेक्ट करने से आया। तो जिला कलेक्टर क्या हो गया? इसकी हायरार्की में आ गया। इसके बाद है जो उपखंड आ गया, उपखंड अधिकारी हो गया, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी हो गया। उपखंड अधिकारी के अलावा दोस्तों कौन हो गया? उपखंड अधिकारी के बाद तहसीलदार हो गया, तहसीलदार हो गया। तहसीलदार के बाद कौन हो गया? तहसीलदार के बाद दोस्तों आपके किसे ले सकते हैं अपन? तहसीलदार के बाद है जो उप तहसीलदार ले सकते हैं। नायब तहसीलदार आएगा, उप तहसीलदार नहीं आएगा, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार आएगा। और नायब तहसीलदार दोस्तों रेवेन्यू बोर्ड का सबसे छोटा, रेवेन्यू बोर्ड का सबसे छोटा न्यायाधीश होता है। वैसे रेवेन्यू बोर्ड में दोस्तों जो पटवारी होते हैं, कानून को होते हैं, वो रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी होते हैं, परंतु न्यायाधीशों के संदर्भ में कौन? नायब तहसीलदार हैं, जो सबसे छोटा अधिकारी हैं, जो सबसे छोटा न्यायाधीश होता है। यानी कि कृषि भूमि से संबंधित कोई विवाद होगा तो सबसे पहले किसके पास आएगा? नायब तहसीलदार के पास आएगा। छोटा विवाद होगा नायब तहसीलदार के पास, यदि बड़ा विवाद होगा तहसीलदार के पास, यदि उससे भी बड़ा विवाद होगा तो उपखंड अधिकारी के पास आएगा। इसके बाद दोस्तों यदि नायब तहसीलदार ने कोई निर्णय दिया है तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? तहसीलदार में, तहसीलदार के पास। तहसीलदार के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? उपखंड अधिकारी के पास। उपखंड अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? न्यायाधीश, जिलाधीश के पास। जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील संभागीय आयुक्त के पास, और संभागीय आयुक्त की अपील अध्यक्ष के बाद यहाँ राजस्व मंडल अजमेर में है जो इसकी अपील की जाएगी। तो सर्वोच्च अपीलीय अधिकारी कौन हो गया? राजस्व मंडल का अध्यक्ष हो गया। और इसके बाद है जो इसकी हायरार्की कुछ इस प्रकार से रहेगी, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन चर्चा करते हैं कि जो राजस्व मंडल अजमेर है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी कहोगे कि प्रथम अध्यक्ष थे ब्रजसेन शर्मा, ब्रजचंद्र शर्मा। शर्मा जी हैं जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यदि वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाए तो वर्तमान है दोस्तों मुकेश शर्मा। शर्मा जी अब भी बने हुए हैं, ठीक है, मुकेश शर्मा। और दोस्तों एक रेवेन्यू बोर्ड का 2020 के बाद है जो रेवेन्यू बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व दिवस मनाया जाने लगा। तो ये ध्यान में रखना कि राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? राजस्व दिवस, राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, राजस्व दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2020 से है जो इसे प्रारंभ किया गया। कब से किया गया? 2020 से है जो इसे प्रारंभ किया गया। और एक राजस्व बोर्ड की पत्रिका आती है, उस पत्रिका का नाम आपको ध्यान में रखना। पत्रिका कौन सी आती है? रावीरा पत्रिका आती है। रावीरा, कौन सी पत्रिका आती है दोस्तों? रावीरा पत्रिका है जो रेवेन्यू बोर्ड द्वारा जारी की जाती है। तो उसका भी आप हैं जो ध्यान में रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों रेवेन्यू बोर्ड के कार्य क्या होंगे? तो कार्य, पहला कार्य तो क्या है? कृषि भूमि संबंधी,
कृषि भूमि और भू राजस्व मामलों को सुनना। भू राजस्व मामलों को सुनना, ये काम किसका है? ये काम भी दोस्तों आपके राजस्व बोर्ड का ही है। और दोस्तों दूसरा इसका जो मुख्य काम है वो है राजस्व इकाइयों का गठन करना। राजस्व इकाइयों का गठन करना। राजस्व इकाइयां, जैसे जिलों का सीमांकन अभी हो रहा है तो कौन कर रहा है? राजस्व विभाग कर रहा है, राजस्व मंडल कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्व संबंधी इकाइयों का गठन करने का काम किसका है? राजस्व मंडल का है। जो राजस्व ग्राम होते हैं, राजस्व ग्राम की घोषणा करना, ये काम भी किसका है? रेवेन्यू बोर्ड का ही है। राजस्व ग्राम की घोषणा करना, ये काम भी किसका है? रेवेन्यू बोर्ड का ही है। इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हो कि प्रत्येक 5 वर्ष पे कृषि गणना करवाना। कृषि गणना काम किसका है? जो कृषि गणना होती है वो भी रेवेन्यू बोर्ड द्वारा की जाती है। और प्रत्येक 5 वर्ष पे ही दोस्तों पशु गणना करवाना, पशु गणना करवाना, ये काम भी किसका है? प्रत्येक 5 वर्ष पे पशु गणना करवाने का काम भी किसका है? दोस्तों ये काम भी आपके किसका है? ये काम भी आपके रेवेन्यू बोर्ड का ही है। तो इसके अलावा दोस्तों रेवेन्यू बोर्ड द्वारा कई सारे अभियान भी चलाए जाते हैं, जैसे न्याय आपके द्वार, ये अभियान भी रेवेन्यू बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था रेवेन्यू बोर्ड। अब अपन इसी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।